नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ बुध के द्वादश भाव में कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने अभी तक बुध के प्रथम से लेकर एकादश भाव में उपस्थित होने की वजह से कैसे फल मिलते हैं इसकी चर्चा मैंने की है। तो आज का हमारा बुध से संबंधित यह अंतिम वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित, चूंकि यह चैनल मेरा पूरा ज्योतिष से संबंधित ही है, तो ज्योतिष के विषय ही इस पे डलेंगे। तो ज्योतिष से संबंधित जो भी चीजें होंगी आपको उसमें अपडेट करते रहेंगे हम। और चूंकि आगे आने वाले टाइम पे मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसे केपी पद्धति बोलते हैं, और बीएन से संबंधित भी कोर्सेज लेकर आने वाला हूं मैं। उसके पहले मैं एक ज्योतिष का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि कई सारी चीजें कहने को तो बोलते हैं कि हाँ चलो केपी से आप प्रिडिक्शन सही कर पाते हो, चीजें जल्दी पकड़ पाते हो, लेकिन जब तक बेसिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप चीजों को समझ नहीं सकते हो। इसीलिए पहले मैं बेसिक ज्योतिष का एक कोर्स लेकर आऊंगा मैं। उसके बाद मैं फिर केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी से संबंधित कोर्सेज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसको आप जरूर देखें। तो आज का जो हमारा विषय है कि बुध 12 हाउस में कैसा फल देगा, तो इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं कि बुध पंचम हाउस, सॉरी, 12 हाउस किन किन चीजों का कारकत्व है सबसे पहले, तो ताकि हम कोरिलेट कर पाए बुध को 12 हाउस के साथ। तो एक तो 12 हाउस पाव का है, व्यय हो गया, पृथकता का है, सेपरेशन का, बेसिकली भोग विलासिता का भी कारक है बुध। उसके अलावा आप देखोगे तो माँ की छोटी बहन माँ की जो छोटी बहन होगी उसका पति है, उसका भी कारक बुध होता है। उसके अलावा देखिए माँ के छोटे भाई की स्त्री होगी, उसका भी कारक होगा। रक्षा विभाग का कारक होता है, धर्म हो गया, मंदिर हो गया। अब चूंकि कुंडली का सबसे अंतिम भाव है तो इसलिए इसे मोक्ष का भी भाव बोलते हैं। उसके अलावा आह का कारक है, जलीय वस्तु का कारक है, जेल का भी कारक हम 12 हाउस को ही मानते हैं, और लॉसेस का कारक तो है ही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिजूल खर्चा हो जाता है, नेत्र में कोई पीड़ा उड़ा है तो वो होगा आपका, आकस्मिक खर्च हो गया आपका। अ, उसके अलावा आपका व्यसन का भी कारक हम 12 हाउस को भी मानते हैं। और कोई अगर किसी प्रकार का कोई दान हो गया या कोई अगर पनिशमेंट मिलता है तो इन सब चीजों को भी हम 12 हाउस से ही देखते हैं। अब बुद्ध के कारकत्व क्या क्या है, तो बुद्ध एक तो ज्योतिष का कारक है, ज्योतिष शास्त्र का कारक है। अ, हस्त रेखा शास्त्र का भी कारक बुद्ध ही है। खगोल विज्ञान का कारक है, अंक गणित हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कंप्यूटर का कारक है, नृत्य हो गया, नाटक, प्रज्ञा, बुद्धि। उसके अलावा शिक्षा हो गया आपका, मुद्रण, लेखन, प्रकाशन, टंकन हो गया। वाणिज्य का कारक भी बुद्ध को ही मानते हैं। उसके अलावा मनोविज्ञान का भी कारक होता है, शब्द भंडार का कारक होता है, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान और अनुवादकार, जो भी ट्रांसलेटर होते हैं उसका भी कारक बुद्ध ही है। शेयर बाजार के बारे में देखना है आपको तो बुद्ध से ही देखें आप। और कॉमर्स और बैंक आदि का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। अब अगर कुछ रोग देखें तो अगर दुःस्वप्न किसी को आते हैं तो उसका विचार भी बुद्ध से ही करना चाहिए, बुद्ध की स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। उसके अलावा मुकत्व हो गया, आपकी कल्पनाशीलता हो गई, मनोरोग का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। शूल हो गया, मंदाग्नि हो गया, कुष्ठ, वायु रोग, उदर रोग और गुप्त रोग आदि का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बुद्ध के कारकत्व के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली के 12 हाउस में, जन्म पत्रिका के लग्न से 12 हाउस में अगर बुद्ध बैठा हो तो क्या होता है, तो वह जातक ज्ञानवान होगा और विद्यावान होता है और ज्ञान वितरण करने वाला होगा, मतलब पठन पाठन में काफी ध्यान रखता होगा, काफी इंटरेस्ट रखता है। ऐसा जातक दूसरों को पढ़ाने वाला भी होता है, ठीक है। अब उसमें यह है कि शिक्षा शिक्षा संस्था, अब उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 12 हाउस में बुद्ध बैठा है तो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी समाज की उन्नति करने पर ऐसे जातक का विशेष ध्यान रहता है। अब यदि बुद्ध 12वें में अपनी कन्या राशि में हो या स्व राशि मिथुन में होकर, मान लो कि यहाँ पर मिथुन राशि या कन्या राशि का होकर 12वें स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जातक काफी धनवान होता है और खर्चा भी खूब दिल खोल कर करता है ऐसा जातक। और इसको कहीं ना कहीं राज्य शासन का भी भय रहता है।
अब ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा धनवान होते हैं, कहीं न कहीं टैक्स वैक्स से रिलेटेड चीज़ों को लेके डर होता है, तो टैक्स में बचाव को लेकर या कुछ वैसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनको सरकार से भय बना रहता है। अब इसके अलावा देखोगे तो अगर 12वें भाव में पापयुक्त ग्रहों से युक्त हो ऐसा जातक, बुध अगर, तो चंचल मन वाला, अस्थिर मन वाला ऐसा जातक होता है। और नेताओं से पंगा लेने वाला होगा, जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी पंगा लेने वाला ऐसा जातक होता है, और विद्याहीन भी कई दफा हो जाता है जातक 12 हाउस में। अब यदि 12वें भाव में बुध शुभ राशि में और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तब ऐसा जातक धार्मिक और लोक कल्याण करने वाला होता है, और धर्म के कार्यों में ही वह अपना पैसा व्यय करता है, और काफी दान देने वाला होता है, दानशील होता है ऐसा जातक काफी। तो अब वही अगर 12वें भाव में बुध अपनी उच्च राशि या स्व राशि का होकर बैठा हो, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों ही स्थिति में, या कन्या में हो या अ, मिथुन राशि में हो, तो वह जातक लोक धुरीण होता है, मतलब काफ़ी लोगों में लोकप्रिय होगा ऐसा जातक, और कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है, मतलब काफ़ी फ़ेमस होगा ऐसा जातक, अगर कन्या या मिथुन राशि में हो ऐसा किसी जातक की कुंडली में, 12 हाउस में, तो क्या होता है ऐसा जातक अगर उस उतना इतना लोकप्रिय होगा ना कि जातक मतलब कोई भी अच्छा काम अगर समाज में होना है ना, शुभ कार्य होना है, तो शुभ कार्य उसके बिना संपन्न नहीं होगा। इतना महत्व रखेगा समाज में वो। काफ़ी फ़ेमस होगा अपने समाज में वो। और उसके अलावा द्वादश स्थान में होने पर बड़े-बड़े कार्य को भी वो बड़ी निष्ठापूर्वक वो करता है, और पूरा इंटरेस्ट के साथ वो कार्य को करेगा। किसी भी कार्य को, चाहे किसी प्रकार का कार्य उसको दे दिया जाए, कितना भी बड़ा हो, कितना भी दिमाग वाला हो, तो वह बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है और काफ़ी डेडिकेशन के साथ करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर शुभ प्रभाव 12 हाउस पर होंगे, मतलब बुध पर शुभ प्रभाव होंगे, द्वादशेश जो हो वो अच्छे ग्रह के में अच्छे स्थिति में बैठा हो, द्वादश जो अ, द्वादश का जो स्वामी होगा वो अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो, बुध शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या शुभ स्थिति में बुध हो, तो जातक के लिए कुल मिलाकर अच्छे ही संकेत दे रहा है, ये अच्छे ही फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बुध से संबंधित अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, प्रथम भाव से लेकर आज के द्वादश भाव तक के जो भी वीडियो हैं, वो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ वैसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा-सा लेट हो जाए, बट जवाब देता हूँ मैं। और ये जैसे ही सीरीज़ मेरा ग्रहों का सीरीज़ खत्म हुआ, उसके बाद मैं एक अच्छा-सा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करके लाऊँगा। आपको पराशर एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं, पराशरी ज्योतिष से संबंधित जो कोर्स होगा, वो कम खर्चे में और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ऐसा कोर्स मैं लाऊँगा ताकि आप अच्छे प्रेडिक्शन दे सको आप। और ये कोर्स जब मेरा खत्म होगा, फिर इसके बाद हम केपी बीएनएन पर हम कोर्स लाएँगे, और साथ में अगर टाइम मिला मुझे, अलाउ करता है मुझे टाइम, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है मेरी, तो न्यूमरोलॉजी से संबंधी भी मैं कोर्स लाऊँगा। न्यूमरोलॉजी भी काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शन देता है। मगर कई दफ़ा होता है कि टाइम आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में भी आपको बस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही आप प्रेडिक्शन करते हो, और चीज़ें काफ़ी सटीक बैठती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले बार जब हम नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होगा, जो बुध के बाद हम अगले देखते हैं, शुक्र पर या शनि पर हम वीडियो लेकर आएँगे कि शुक्र के विभिन्न 12 भाव में कैसे फल मिलते हैं। या शुक्र के पहले हम गुरु का कर लेते हैं, गुरु के बाद शुक्र का करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।